नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और आज हम रिवीजन करने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11 नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। जी हाँ दोस्तों, तो इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि नेत्र की संरचना क्या है, नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद में हम नेत्र के दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर चालू करते हैं रिवीजन नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नेत्र के बारे में। तो अपन सब जानते हैं कि नेत्र जितनी भी शरीर के अंतर्गत अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, त्वचा है, जीभ है, उन सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे जो महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है वो है अपनी नेत्र या आंख, जिसको अपन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अपन को किसी भी चीज को देखने के योग्य बनाती है या अपन किसी भी चीज को जिसकी सहायता से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो हम ये करते हैं कि मानव नेत्र है तो ये हमको चीजों को किस प्रकार से दिखाता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रकाश। तो जी हाँ, अपन ने प्रकाश का रिवीजन किया था अध्याय नंबर 10 के अंतर्गत। तो यहाँ पर भी हम कुछ प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो नेत्र के अंतर्गत नेत्र में भी प्रकाश की ही क्रिया विधि है जिसके द्वारा हम किसी चीज को भी देख सकते हैं। तो नेत्र है वो अपना एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार कैमरे में अपन किसी का फोटो खींचते हैं, उसका एक प्रतिबिंब अपन को निकल के आता है, तो उसी क्रिया विधि के ऊपर अपना एक नेत्र कार्य करता है। तो सबसे पहले तो आप नेत्र का आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आंतरिक संरचना दिख रही है। तो अपन सबसे पहले इसके आंतरिक भागों के बारे में जान लेते हैं कि भाई नेत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उनके कुछ कार्यों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे सबसे भारी पटल है श्वेत पटल, साथ साथ में अपन समझते भी चलते हैं। श्वेत पटल जैसे आपकी आंखों में जो सफेद रंग का आवरण दिख रहा है, सफेद सफेद, ये है सबसे भारी पटल और इसको बोलते हैं अपन श्वेत पटल। ठीक है, अगर दूसरी बात करें हम रक्तक पटल, ये श्वेत पटल के नीचे एक हल्के लाल लाल कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको बोलते हैं रक्तक पटल। उसके बाद में आता है दृष्टि पटल, जिसको अपन बोलते हैं रेटिना। इसके भी अपन कार्य और क्रिया विधि के बारे में जानेंगे। अंध बिंदु, इसको भी अपन समझने वाले हैं। दृष्टि तंत्रिका है, इसके बाद में कुछ भाग हैं, जलीय द्रव है, कॉर्निया, परितारिका, तारा या पुतली, लेंस और पक्षमावी पेशियां। तो ये इस आंख के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रमुख भाग हैं जिनके द्वारा आंख अपनी कार्य करती है। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं अपन दृष्टि पटल। दृष्टि पटल या रेटिना। तो अपन जानते हैं कि दृष्टि पटल और रेटिना क्या होता है कि आंख के अंतर्गत जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आंख के अंतर्गत जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उस भाग को अपन कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। जिसके अपन किसी के चीज का प्रतिबिंब बनता है दृष्टि, तो उसको बोलते हैं दृष्टि पटल। ठीक है, इसके अंतर्गत जो दृष्टि पटल है आप देख पा रहे होंगे, जो ये क्षेत्र है ये है दृष्टि पटल। जी हाँ, रेटिना। तो इस रेटिना के अंतर्गत बहुत सारी जो रेटिना है, ये रेटिना बहुत सारी तंत्रिकाओं का बना होता है, कोमल कोमल तंत्रिकाओं का बना होता है। जो ये तंत्रिकाएं हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क के लिए जाती हैं, जैसे जिनको अपन बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका। तो ये जो भी इनको प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, ये उन प्रतिबिंबों को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं, और मस्तिष्क उन प्रतिबिंब का ऊपर क्या करता है, डिसीजन लेता है और उनकी पहचान करता है। ठीक है, अब बात करें हम दूसरे महत्वपूर्ण भाग की, तो अंधबिंदु। अंधबिंदु की रेटिना का ऐसा भाग जहां पर दृढ़ तंत्रिकाएं नहीं होती है। ये जो भाग है ये यहाँ पर दृढ़ तंत्रिकाएं नहीं होती है, यानी यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन अंधबिंदु। ठीक है, तो ये अंधबिंदु हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो परितारिका, कॉर्निया है, तारा, पुतली और लेंस, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो कि अपवर्तन के
लिए कार्य करते हैं और अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं, रेटिना पर बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कॉर्निया की। तो आंख के जो सबसे बाहरी परत है, जो श्वेत पटल है, उस श्वेत पटल के ऊपर एक झिल्ली, कोमल झिल्ली पाई जाती है अपने सामने, उसको अपन बोलते हैं कॉर्निया, यानी सबसे बाहर। ये काम क्या करती है कि ये अधिकांश जो प्रकाश की किरणें आती हैं अपने आंख के ऊपर, उनका अधिकांश तो ये अपवर्तन कर देती है। अधिकांश किरणों का अपवर्तन कौन कर देती है, कॉर्निया कर देती है। दूसरी बात, दूसरा कार्य है इसका कि ये जो अपना नेत्र गोलक है, आंख का जो नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक का आगे से एक उभार बनाती है। ठीक है, अगला कार्य ये हो गया। तो इसके बाद में इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, जब कभी हम किसी एक दूसरे व्यक्ति को अपने नेत्र दान करते हैं, तो नेत्र दान में हमारा जो अंग दिया जाता है, तो नेत्र दान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है। अपन जानते हैं, अपन से कोई बात करे कि नेत्र के अंतर्गत कौन सा भाग दान किया जाता है, तो वो भाग है कॉर्निया, जो सबसे बाहर पाया जाता है और एक झिल्ली के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया अपन का कॉर्निया। अब जो ये नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक, इसके बारे में जान लेते हैं अपन। नेत्र गोलक, जो आंख का नेत्र गोलक है, तो हम दिखाई दे रहा है हमको साफ साफ कि जो नेत्र गोलक है वो कैसा होता है, गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार होता है। और इस नेत्र गोलक का जो व्यास है, वो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। व्यास, इसके अंदर का जो व्यास है परिधि तक का, ये 2.3 सेंटीमीटर का होता है। अब बात करते हैं अपन, अगला भाग है परितारिका। परितारिका, या जिसको अपन बोलते हैं परितारिका, या बोल देते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। तो कॉर्निया के अंतर्गत जलीय द्रव के अंदर एक कोमल लेंस के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं परितारिका। या आप देख पा रहे होंगे जो ग्रीन कलर की दिख रही है दोनों तरफ से, ये है परितारिका। इसका कार्य क्या है कि जो परितारिका है वो पुतली, ये जो पुतली है, तारा है, इसके आकार को नियंत्रित करती है, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। क्यों, कभी कम तो कभी ज्यादा। कि मान लो अपने कोई तीव्र प्रकाश आया, तो तीव्र प्रकाश में अपन को पता है अपनी आंखें बंद होने लगती हैं, धीमे धीमे होने लगती है। तो उस समय ये जो परितारिका है, ये परितारिका जो अपनी पुतली है, उस पुतली के आकार को क्या कर देती है, कम कर देती है, इस गैप को कम कर देती है, इसलिए कम प्रकाश अपनी आंख के अंतर्गत जाए। ठीक है, उसके बाद में मान लो हम कम प्रकाश के अंतर्गत चले गए, तो ये पुतली है, ये जो परितारिका है, इस पुतली के आकार को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है, ताकि अधिक से अधिक प्रकाश अपनी आंखों के अंतर्गत जाए और अपन किसी वस्तु को आसानी से देख सके। तो ये बात है परितारिका की। प्रश्न आए कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो ये है अपनी आइरिस या परितारिका। अगली बात करें अपन तारा या पुतली की। पुतली तो कॉर्निया के अंतर्गत जो ये बीच का भाग है, अपनी आंखों के अंतर्गत देखते हैं कि जो सामने वाला सफेद पार्ट है, ये तो हो गया क्या, श्वेत पटल। और उसके बाद में जो बीच का एक काला काला जो भाग है, तो ये काला भाग है, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो बीच में मेन बिंदु है, तो बीच का एक छोटा सा गोल बिंदु है, वो तो है तारा या पुतली। और उस पुतली के चारों तरफ एक राउंड में होता है, जो किसी किसी व्यक्ति में भूरे रंग का होता है, किसी में काला या और भी कलर का हो सकता है। तो एक जो परितारिका है, ये परितारिका रंग का निर्धारण भी करती है, रंग का निर्धारण, यानी जो अपने आंख का रंग का निर्धारण होता है कि भाई इसकी आंख भूरी है, इसकी काली है, इसकी नीली है, तो उसका निर्धारण भी ये करता है। और ये अपने बीचों बीच जो बिंदु है, उसके चारों तरफ का जो काला या भूरा पार्ट पाया जाता है, वो है परितारिका। पुतली का काम है प्रकाश को एक फिक्स मात्रा में
लेंस के अंदर प्रवेश करवाने का काम है। जितने प्रकाश की जरूरत होती है उतने ही प्रकाश को ये इसके अंतर्गत पहुंचाती है। ठीक है, ये अपना पुतली के बारे में हो गया। इसके बाद में है लेंस। जो लेंस तो आंख के अंतर्गत अपन बात करें तो लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिसे अपन बोल देते हैं अभिनेत्री लेंस। अभिनेत्री लेंस यानी ये किरणों को क्या काम करता है, इसका काम है कि जो प्रकाश की किरणें आई हैं उनको फिक्स स्थान पर फोकसित करने का काम है। यानी फोकस दूरी को नियंत्रित कौन करता है, लेंस। फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। यहां पर यह है कि भाई हमने कहा कि अपवर्तन का काम किसने कर दिया, अधिकतर प्रकाश का अपवर्तन तो कॉर्निया ने कर दिया। बाकी का उत्तल लेंस का काम क्या है, उत्तल लेंस जो प्रकाश की अपवर्तित प्रकाश आया है उसको फिक्स फोकस दूरी पर फोकसित करता है ताकि वो प्रतिबिंब कहां बन सके, रेटिना पर बन सके। तो ये काम है किसका, उत्तल लेंस का। ठीक है, तो अब आप समझ पाए होंगे कि आंख के अंतर्गत जो मेन पार्ट हैं उनके बारे में। अब बात करें कि आंख की क्रियाविधि, तो क्रियाविधि आप समझ पा रहे होंगे कि जब प्रकाश की किरण नेत्र के कॉर्निया पर पड़ती है तो यहां से अपवर्तित प्रकाश जलीय द्रव से होता हुआ पुतली, और पुतली के द्वारा लेंस इस प्रकाश को फिक्स फोकस दूरी पर नियंत्रित करता है। उसके बाद में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना। अब रेटिना मैंने बताया कि किसके द्वारा बना होता है, तंत्रिकाओं का बना होता है। तो ये तंत्रिकाओं के द्वारा ये जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना ये विद्युत आवेग के रूप में इन तंत्रिकाओं से कहां पहुंच जाता है, मस्तिष्क में पहुंच जाता है। और फिर आगे का काम मस्तिष्क का है। मस्तिष्क उन सूचनाओं को पढ़ता है, प्रतिबिंब को पढ़ता है, और उसके बाद में वो पहचान करता है कि जो हम चीज देख पा रहे हैं वो क्या चीज है, और अपन वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी आंख के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं आंख की एक अगली छोटी सी बिंदु है, समंजन। ठीक है, देख लेते हैं। आप ये चीजें समझ पाए होंगे, अच्छे से डायग्राम को देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में भागों के बारे में जानना हो तो। ठीक है, चलो चलते हैं। समंजन क्षमता क्या होती है कि नेत्र के अंतर्गत जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो क्रिस्टलीय लेंस क्या करता है, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। यानी अभिनेत्र लेंस की ऐसी क्षमता, अभिनेत्र लेंस की ऐसी क्षमता जो फोकस दूरी को समायोजित करती है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी अपन ने अभिनेत्र लेंस का कार्य पढ़ा है कि वो फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, तो वही उसकी समंजन क्षमता कहलाती है कि ऐसी क्षमता जो फोकस दूरी को क्या करती है, समायोजित करती है और एक निश्चित स्थान पर जो कि रेटिना पर देती है। तो अब अपन बात करें कि वह कौन सा बिंदु है जहां से फोकस दूरी फिक्स स्थान से चलती है, वो कौन सा दूरस्थ बिंदु है। तो अगर अपन बात करें, एक बिंदु होता है जिसको अपन बात करते हैं निकट बिंदु, या फिर अपन बात करें तो उसको कह सकते हैं अपन अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी, ऐसी कितनी अल्पतम दूरी है या ऐसा कौन सा निकट बिंदु है जहां से अपन किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो अपन बात करें कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर हम स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं,
या हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं वो कौन सा निकटतम बिंदु है जहां पर अपन किसी वस्तु को रखें। तो अगर अपन एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, सामान्य व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, भाई रोगी व्यक्ति नहीं, तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए वह दूरी है 25 सेंटीमीटर। यानी कम से कम अपनी 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु होगी तो अपन उसको सुस्पष्ट देख सकते हैं, तो उसे कहते हैं सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी या निकट बिंदु। यानी वस्तु का निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए, लगभग 25 सेंटीमीटर तो होना चाहिए, तभी अपन उसको क्या देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। बात करें दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु, तो दूरतम बिंदु की कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि अपन उसको स्पष्ट देख सकते हैं, तो वह दूरी जिसके द्वारा अपन किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं वह कहलाता है दूरतम बिंदु। और यह होता है अनंत। कितना होता है, अनंत। ये दूरी अनंत पर हो सकता है, अनंत से भी अपन किसी भी चीज को स्पष्ट देख सकते हैं, तो वो है दूरतम बिंदु। कम ज्यादा यूं हो सकता है पर अनंत तक हम देख सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं कि निकटतम बिंदु और दूरतम बिंदु। अब बात करें कि अपनी आंख की परास क्या हुई, दृष्टि परास। दृष्टि परास कहां तक हुआ कि निकटतम बिंदु तथा निकटतम बिंदु तथा दूरतम बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। यानी ये हमारी इतनी लिमिट है, इसकी के बीच बीच में हम देख सकते हैं, तो ये कितनी हुई 25 सेमी से अनंत। कहां हुई 25 सेमी से और अनंत तक, ये हमारी लिमिट है दृष्टिपरास की। ठीक है, अब एक इसी से संबंधित संबंधन क्षमता से संबंधित एक छोटी सी टॉपिक है, या अपन मान सकते हैं उसको दोष है, जिसका नाम है मोतियाबिंद। क्या नाम है, मोतियाबिंद। तो अपन बात करें मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, अब ये जो मोतियाबिंद है ये क्या होता है कि हम जब व्यक्ति की आयु धीरे धीरे जैसे जैसे अधिक हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है ये लेंस दूधिया या फिर धुंधला हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा फोकस दूरी है वो फिक्स पर नहीं बन पाती है और हमको चीजें साफ दिखाई नहीं देती है। तो मोतियाबिंद क्या है, लेंस का दूधिया या धुंधला हो जाना। लेंस का दूधिया या धुंधला हो जाना क्या कहलाता है, मोतियाबिंद कहते हैं हम इस स्थिति को। तो इसका अपन ऐसा नहीं है, उपचार नहीं है, तो इसका अपन उपचार कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं किसके द्वारा, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन द्वारा अपन इसका इलाज कर सकते हैं। और अपन देखते हैं कि आजकल हर जगह कैंप लगते हैं मोतियाबिंद के, जहां पर क्या किया जाता है, ऑपरेशन द्वारा जो लेंस के आगे एक धुंधलापन आ जाता है उसको साफ करके कर दिया जाता है, तो अपन आसानी से स्पष्ट वस्तुओं को देखने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात थी संवेदन क्षमता से संबंधित है। अब क्या करते हैं हम, समय के साथ साथ कई बीमारियां धीरे धीरे आने लगती हैं, तो उन बीमारियों के बारे में जान लेते हैं कि भाई आंख के अंदर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं। अपन देखते हैं कि कभी तो अपन को पास का दिखाई दे रहा है पर दूर का नहीं दे रहा है, कभी अपन को नज़दीक का दिखाई दे रहा है दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। और आज की स्थिति में ये सामान्य सी बात है, क्योंकि अपने आजकल आपने देखा हर एक व्यक्ति के चश्मा लग रहा है, कम आयु पर भी चश्मा लग रहा है। तो उन दोषों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला दोष है निकट दृष्टि दोष, जिसको अपन बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया, या अपन इसको कह सकते हैं निकट दृष्टता। निकट दृष्टता ये एक व्यक्ति के अंतर्गत रोग पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस रोग में हमको
निकट की वस्तु तो क्या दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है। नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है पर दूर की नहीं दे रही है। अब इस स्थिति में क्या होता है, इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि जब हमारे जो नेत्र है, उस नेत्र लेंस है नेत्र के अंतर्गत, उसकी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, जब बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाती है। तो पहला कारण है लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, पहला तो हो गया जो अपना अभिनेत्र लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि दूसरा कारण है कि जो नेत्र गोलक है उसका आकार क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि किन कारणों से निकट दृष्टि दोष होता है। तो अब इसका अपन करते हैं उपचार। क्या करते हैं? उपचार। तो उपचार के लिए क्या करेंगे कि एक क्या लगाएंगे, अवतल लेंस। जो अपनी आंख है, आंख के अंतर्गत एक अवतल लेंस शल्य चिकित्सा द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसका अपन इस रोग का इलाज कर सकते हैं। अब इस रोग में अपन देखते हैं कि आखिर में होता क्या है। तो अगर अपन बात करें कि निकट दृष्टि दोष कि जो इसका जो निकटतम बिंदु है, जो दूरस्थ बिंदु है, क्योंकि हमको दूर की वस्तुएं क्या नहीं दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसका दूरतम बिंदु है वो दूर से थोड़ा पास आ जाता है। अपन अगर बात करें आंख की, तो ये अपन की आंख है, ठीक है, ये अपन की आंख है। अगर आंख की बात करें तो ये लेंस है। अब कोई वस्तु कहाँ होनी चाहिए, अनंत पे होनी चाहिए, लेकिन अनंत पे नहीं होकर के वो कहाँ गई, ये अपन लेंस के अंदर पड़ा है, ये क्या हो गई अपन की मुख्य अक्ष हो गई। तो अब अनंत से यहां से नहीं होकर के वो कहाँ गई वस्तु, यहां पर आ गई। मान लो कहाँ गई, यहां आ गई। वो अनंत से कहाँ गई, थोड़े पास आ गई, निकट आ गई, इसलिए इसका नाम है निकट दृष्टि। दूरतम बिंदु अनंत से कहाँ गया, नजदीक आ गया। तो अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर नहीं बन करके कहाँ बनता है, रेटिना से थोड़ा सा पहले बनता है। ये प्रकाश की किरण, तो ये यहां से कहाँ बन गया, यहां बनना चाहिए था, यहां रेटिना पर बनना चाहिए था, पर ये कहाँ बन गया, रेटिना से पहले बन गया। तो अब इसका इलाज कैसे करें? इसके इलाज के लिए अपन क्या करेंगे कि जो ये लेंस, जो नेत्र है, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक अपन क्या लगा देते हैं, इसे के आगे एक अवतल अगर लेंस लगा दें तो अपन क्या होगा, ये नजदीक तो है ही है, तो ये जो प्रकाश की किरण इस पर जाएंगे, तो हम जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है, यानी ये अपसारी लेंस होता है, तो ये किरणों को यहां से अपसरित करेगा। ठीक है, अपसरित करने पर ये कहाँ होंगी और ये आगे बढ़ जाएंगी और कहाँ पहुंच जाएंगी, क्योंकि भाई ये नजदीक थी तो अपसरित करने पर ये आगे जाकर के मिलेंगी, यानी इनको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देता है कौन, अवतल लेंस, और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। भाई कैसे इलाज करते हैं, तो अपन उस व्यक्ति को क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं, और चश्मे में कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, तो वो उन वस्तुओं को स्पष्ट देखने लग जाता है, उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रोग की, और वो है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष
ये इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या इसको कह सकते हैं दूरदृष्टता। दूरदृष्टता, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये उसका उल्टा है। इसमें अपन को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? कि दूर दृष्टि, जहां पर जो दूरंतम बिंदु था निकट दृष्टि दोष में, वो पास आ गया था, लेकिन यहां पर क्या होगा, जो नजदीक बिंदु है वो कहां चला जाएगा, दूर चला जाता है। निकटतम बिंदु कहां चला जाता है, दूर। जो होना चाहिए था, जैसे मान लो 25 सेंटीमीटर होता है निकटतम बिंदु, तो वो थोड़ा सा क्या चला जाता है, दूर चला जाता है। अभी अपन देखेंगे चित्र के द्वारा, इसके कारण जान लेते हैं उसी की तरह कि भाई दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है। तो पहला कारण तो वही है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम हो जाती है। कहाँ हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। जहां बनाना चाहिए था वहां नहीं बनाता, ये उससे दूर बनाता है। क्या हो गई, अधिकतम हो गई। अगला बात करें तो नेत्र गोलक, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ये इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, सॉरी इसके कारण हैं, जिसके द्वारा ये दूरदृष्टि दोष होता है। अब इसमें डायग्राम के द्वारा अपन समझें तो ठीक है, यानी कि जो इसका निकटतम बिंदु था, क्या था, वो मान लो यहां था। कहां आ गया, यहां आ गया। और अब इसको जो फोकस बनाना था, यानी वस्तु यहां से इसका जो प्रतिबिंब बनता, और ये यहां पर रेटिना पर बनाती, लेकिन ये क्या करती है, रेटिना पर नहीं बना करके कहां बनाती है, रेटिना से दूर यहां बनाती है। तो दूरंत कहां हो गया, निकट बिंदु कहां चला गया, दूर चला गया। तो ये यहां से इस चीज को फोकसित नहीं कर पाती है और चीजें अपन को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसके उपचार के लिए, उपचार के लिए अब इनको क्या करना पड़ेगा, जो ये किरणें हैं इनको अपन को फोकसित करना पड़ेगा, नजदीक पहले करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन लेंगे उत्तल लेंस। ये अपनी आंख है, यहां पर क्या करेंगे, जो ये बिंदु यहां था, तो यहां से अपन क्या लगाएंगे, एक लेंस, एक लेंस और लगा देंगे इसके आगे। तो एक लेंस लगाएंगे तो ये जो प्रकाशिक किरणें हैं, ये भाई वस्तु से प्रकाशिक किरणें जाएंगी, तो ये पहली बात तो इनको एक केंद्र पर क्या करेगा, अभिकेंद्रित करेगा। तो यहां से और ये, और इसके बाद में तो ये हो गया इस दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण। तो दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाते हैं। अब जो तीसरा दोष है वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था। तो ये धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ में होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दूर तथा पास दोनों ही स्पष्ट दिखाई
नहीं देती है। ना तो हमें नजदीक का साफ दिखाई देता है, ना ही हमें दूर का दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उस समय जो लेंस है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो पास में बनने लग जाता है, इसलिए तो इसको अपन दूरदृष्टता कहते हैं। जरा दूरदृष्टता यानी जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था वहां नहीं बनता, उससे पहले बन जाता है। तो इसके इलाज के लिए अपन क्या करते हैं, और ये होता किसमें है? आयु बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ ये बीमारी होती है। तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना, इसमें अपन एक लेंस लगाते हैं जिसको बोलते हैं उपचार के रूप में, उपचार में लगाते हैं ड्यूफॉक्सी लेंस, ड्यूफॉक्सी लेंस। ड्यूफॉक्सी लेंस यानी कि जिसमें दो लेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना तो दूर का साफ दिख रहा है ना नजदीक का है, तो ड्यू, तो जिसमें ऊपर जो अपन का अगर चश्मा लगाएंगे तो ऊपर की साइड में तो होता है अवतल लेंस, जिससे अपन किसी वस्तु को दूर स्पष्ट देख सकते हैं, और नीचे होता है उत्तल लेंस। अगर अपन को पास की वस्तु देखनी हो तो अपन नीचे से आराम से देख सकते हैं, और दूर के लिए है अवतल लेंस। तो ये है अपना जरा दृष्टि दोष। पर आजकल क्या होता है, इस जरा दृष्टि दोष के इलाज के लिए ड्यूफॉक्सी लेंस के स्थान पर एक लेंस और काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपन कॉन्टैक्ट लेंस या फिर सहस्पर्श लेंस, सहस्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस। क्या है? कॉन्टैक्ट लेंस, जिसमें अपन जानते हैं आंख के यहाँ ऊपर एक लेंस लगता है छोटा सा, जो इन दोनों कार्यों को अकेला ही पूरा कर देता है। ठीक है ना? तो ये घटनाएं अपनी आंख से संबंधित, रोगों से संबंधित आपने अच्छी तरह से समझी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रकाश की एक नए अपवर्तन की, और जो अपवर्तन अब तक हमने लेंसों और दर्पणों, लेंसों के अंतर्गत किया था और परावर्तन दर्पणों के अंतर्गत किया था। अब अपन देखते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो पहली बात तो आपने प्रिज्म देखा होगा कि प्रिज्म में दो तो आधार होते हैं और तीन पार्श्व पृष्ठ होते हैं। क्या होता है? दो आधार तथा तीन पार्श्व पृष्ठ होते हैं, जबकि लेंसों या दर्पणों में अपन ने देखा है एक ही होते हैं। तो अगर मान लो मैं आपको ये बताऊं कि होता क्या है, ये होती है जिसमें अपन देख पा रहे हैं कि दो तो आधार हैं, एक ये वाला और एक पीछे वाला, और जिसमें एक पार्श्व पृष्ठ, दो और तीन, और तीन आधार हो गए, एक इधर का एक इधर था। तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया अपन का। तो ये होता है कि दो आधार और तीन पार्श्व आयताकार, क्या होते हैं? तीन पार्श्व आयताकार पृष्ठ होते हैं, आयताकार पृष्ठ आयताकार होते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म होता है। तो इस प्रिज्म के अंतर्गत क्या होता है कि प्रकाश को जो परिवर्तन है वो एक अलग ही तरीके से होता है। किस प्रकार से होता है कि अगर हम बात करें इसके और चीजों के बारे में, तो ये है एक कोण है जिसको बोलते हैं अपन एक प्रिज्म कोण, क्योंकि पहले इनके भागों में जान लेना, ठीक है, जान लेते हैं। तो प्रिज्म के जो दो पार्श्व फलक हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो दो पार्श्व फलकों के बीच में, दो फलकों के बीच में जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी अपने प्रिज्म के बारे में जानकारी है, क्योंकि प्रिज्म को समझ रहे हैं अपन तो प्रिज्म के बारे में भी जानना जरूरी है। अब अपन प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन समझेंगे
तो मान लो ये कोई प्रिज्म है, तो प्रिज्म का अपन एक सतह ले लेते हैं। अब जो ये समझने वाली चीज है ये है, ठीक है, ये एक प्रिज्म है और इसका हमने एक पृष्ठ त्रिभुजाकार है, एक साइड से ले लिया। तो अब आप यहाँ पे अपन को क्या करना है कि कोई जब इस पर किरण आपतित होगी, मान लो ये प्रकाश की किरण यहाँ से इस पर क्या हुई, आपतित हुई, ठीक है। इस प्रकाश की किरण को अपन ने दे दिया नाम, दे दिया, क्या दिया, कुछ भी दे दो अपन, जैसे अपन ने नाम दे दिया पी क्यू, ठीक है, पी क्यू नाम दे दिया। अब ये क्या होगा, इस सतह से, ये परावर्तक पारदर्शी पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से क्या होगा, ये अपवर्तित होगी, क्या होगी, अपवर्तित होगी, और ये किस क्रम में, यूं अपवर्तित हो गई, कहाँ हो गई, अपवर्तित हो गई, और अपवर्तन के बाद में पुनः यहां से वापस अपवर्तित हुई। तो ये आपने अपवर्तन के दौरान देखा होगा। तो देखो, एक माध्यम ये है, जिसको अपन विरल माध्यम कहेंगे, कांच होता है सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरह झुकती है। तो अगर मैं इसका अभिलंब बनाऊं, तो यहां से अगर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे अपन, तो ये अभिलंब बनेगा यू बना। तो देखो, ये प्रकाश की किरण थी, ये जानी तो यूं चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि ये थोड़ी सी अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। यूं सीधी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं गई, अभिलंब की तरह झुक गई, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया और माध्यम विरल से सघन है। और पुनः ये जैसे ही सघन से विरल में जाती है, तो वापस पुनः क्या होता है कि वापस ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर यहाँ पर अपन एक अभिलंब खींचे, ठीक है, तो ये यहां से दूर हट गई, इससे जाना तो इसको सीधा चाहिए था, यहां जाना चाहिए था, लेकिन इससे दूर हट गई। और अगर ये यहां सीधी आती तो यहां इससे टच होती, ठीक है। ये तो हो गया अपवर्तन की घटना। अब अपन कुछ बिंदुओं को समझ लेते हैं। जैसे ये पी क्यू दिया अपन ने, पी क्यू के बाद में अपन इसका भी नामकरण दे देते हैं, जैसे ई एफ या जी, जो भी नाम दें अपन अपने हिसाब से देख लेते हैं। ये डी दे दिया, ये ए दे दिया। अब अपन बात करें कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण अपने को समझने की चीज है, वो ये पैटर्न समझना है कि अपवर्तन होता किस तरीके से, ठीक है। आपतित किरण पी क्यू, पी क्यू नाम दे दिया अपन ने, पी क्यू, किरण पी क्यू है। अब बात करो अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण ये रही, अपवर्तित किरण क्या नाम दिया था, ई और एफ, ई और एफ। आप भी अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद में ये देखो, ये है निर्गत किरण, निर्गत किरण यानी अपवर्तन के पश्चात निकलने वाली किरण, इसको नाम है एफ, और क्या नाम है, जी, एफ जी। अब बात कर लो प्रिज्म कोण, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, दो पार्श्व पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म कोण, तो इसको हमने दे दिया कोण ए, कोण ए। अब इसके अलावा यहाँ पर और कोण भी है, इसके अलावा और भी कोण है। तो अब देखो, आपतित किरण अभिलंब के साथ में एक कोण बनाएगी, तो ये कोण है, ठीक है, इसका नाम है आई। और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से कोण बनाएगी, इसका क्या नाम है, आर, ठीक है। उसके बाद में निर्गत, जो निर्गत किरण है वो भी एक कोण बनाएगी अभिलंब से, ये इसका नाम दे दिया स्मॉल ए। और एक कोण यहां बन रहा है, जो आपतित किरण और निर्गत किरण है उन दोनों का एक कोण है, जिसका नाम है डी, क्या नाम है, डी। तो यहां पर अपन बात करें आपतन कोण, कोण आई, अपवर्तन कोण, कोण आर, निर्गत कोण, कोण ई, और एक है, क्या नाम है, विचलन कोण, विचलन कोण, जिसको अपन कोण कह रहे हैं डी। ये जो बीच का विचलन कोण है इसको क्या कह रहे हैं,
कोण डी। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर, तो अपन इसी को पढ़ने वाले हैं, विचलन कोण। बाकी अपन ने देखो इन सभी कोणों के बारे में तो अपन जानते हैं, आपतन कोण, अपवर्तन, निर्गत कोण, ये सभी चीजें अपन ने अपवर्तन में अंतर्गत पढ़ी है। ठीक है, अब विचलन कोण के बारे में, तो विचलन कोण होता क्या है कि ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म की है ना जो आकृति है, वो आकृति के कारण क्योंकि आकृति विशिष्ट है, आकृति के कारण निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण तथा निर्गत किरण, ये जाने वाली किरण, और आपतित किरण, आपतित किरण एक कोण का निर्माण करती हैं, एक कोण का निर्माण करती हैं, जिसे विचलन कोण कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आने वाला प्रश्न है। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ये है निर्गत आपतित, इन्होंने दोनों एक कोण बना रही है जिसको कोण डी कहा है अपन ने। ठीक है ना, ये हो गया एक प्रिज्म के अंतर्गत प्रकाश का प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अब अपन प्रिज्म के अंतर्गत श्वेत प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये प्रकाश की एक अन्य घटना है। तो जो अपन प्रिज्म के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो विक्षेपण का क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से निकलती है, तो वह अपने संघटक रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे विक्षेपण कहते हैं, जिसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म से होकर निकलती है, प्रिज्म से अपन गुजारती है, तो वो इस प्रकाश के, श्वेत प्रकाश के जो 7 संघटक कलर होते हैं उनमें विभक्त हो जाती है, अलग अलग कलरों में विभक्त हो जाती है। कलर कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो अब उसके बाद में एक छोटी सी परिभाषा है, स्पेक्ट्रम। क्या है, स्पेक्ट्रम। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम, यानी जो प्रकाश है प्रिज्म से जैसे ही निकलेगा रंगों में विभक्त होगा। तो 7 रंगों में विभक्त होता है, श्वेत प्रकाश के अंतर्गत 7 रंग पाए जाते हैं। तो जो वो 7 रंगों की पट्टी है, उस पट्टी को अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 कलर कौन कौन से हैं, रंग। अगर रंग की बात करें हम, तो बैंगनी, गुलाबी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल, ये 7 कलर होते हैं। बैंगनी, गुलाबी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, लाल। इनको अपन शॉर्ट में याद करने के लिए शॉर्ट काम में ले सकते हैं। और शॉर्ट को कहते हैं अपन, क्या कहेंगे, विवग्योर। क्या कहेंगे, विवग्योर। वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो गुलाबी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज और रेड लाल। तो ये 7 कलरों की पट्टी है, इसी को अपन कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये कैसे एक प्रिज्म से निकलती है, आइए उसको भी अपन डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, इस पर कोई श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश हो गया,
ये श्वेत प्रकाश इधर से क्या होता है, आपतित होता है। तो आपतित होने के बाद में ये क्या होगा, प्रिज्म से अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसको जाना तो यूं चाहिए था, पर यूं नहीं जाता। ये क्या होगा, यूं इस 7 रंगों की पट्टी में विभक्त हो जाता है। ये 7 कलर नीचे से बैंगनी से लेकर के ऊपर रेड तक। सबसे ऊपर कौन से कलर की पट्टी है, वो है रेड कलर की पट्टी, और सबसे जो नीचे है वो है बैंगनी कलर की पट्टी। तो ये यहाँ से प्रकाश का इस प्रकार से अपवर्तन होता है श्वेत प्रकाश का, और इसी को अपन कहते हैं विक्षेपण। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। ये 7 कलर हैं विभिन्न प्रकार के। तो इसमें आप अगर आप बात करें तो सबसे कम कौन झुकता है, तो सबसे कम झुकेगा रेड। रेड है वो सबसे कम झुकता है, और सबसे ज्यादा झुकता है कौन, बैंगनी। सबसे ज्यादा झुकता है। इसका भी अपन कारण जानेंगे अभी धीरे धीरे कि ये बैंगनी कलर सबसे ज्यादा क्यों झुकता है और रेड कलर सबसे कम क्यों झुकता है। ठीक है, अब उसे जानने से पहले अपन प्रकाश के विक्षेपण की ही एक घटना है, और उसको अपन कहते हैं इंद्रधनुष। अपन ने देखा होगा रेनबो बनते हुए, जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के तुरंत बाद अक्सर अपन उसको देखते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसके साथ साथ ही इंद्रधनुष। इंद्रधनुष अपन ने देखा होगा। तो इंद्रधनुष ना आकाश में बनने वाली एक प्राकृतिक घटना है। क्या है, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में, वर्षा के पश्चात, वर्षा के पश्चात आकाश में बनने वाली प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना है, और ये प्राकृतिक रूप से बनती है। किसके कारण बनती है, तो जल के छोटी छोटी बूंदों के कारण बनती है। तो वर्षा के पश्चात जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो छोटी छोटी बूंदों के अपवर्तन के कारण। और जो ये छोटी छोटी बूंदें हैं, ये किसका काम करती हैं, ये प्रिज्म का काम करती है। प्रिज्म का कार्य करती है। तो अब बताओ, जब अगर ये छोटी छोटी बूंदें प्रकाश प्रिज्म का कार्य करेंगी, तो सीधी सी बात है, प्रिज्म ने जैसे ही श्वेत प्रकाश को 7 वर्णों में विभक्त किया था, तो ये भी इसको अपने वर्णों में विभक्त कर देगा। मान लो ये प्रकाश की एक क्या है, बूंद है। ठीक है, बूंद है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश का आता है, गिरता है। सूर्य का प्रकाश गिर गया, गिरने के पश्चात ये यहाँ क्या होगी, अपवर्तित होगी। अपवर्तित होने के बाद में उन्हें क्या होगी, अपवर्तित होगी। तो यहाँ सॉरी, क्योंकि माध्यम चेंज है, तो जैसे ही ये विरल से सघन और सघन से वापस विरल होगी, तो ये चेंज होती है। ये जल की बूंद है, तो वही प्रोसीजर प्रिज्म का ही है। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग कलरों की पट्टी है, तो ये अपन को दिखाई देती है। अब ये घटना एक कहाँ होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर हमारे सामने रेनबो बन रहा है, तो सूर्य हमारे कहाँ होगा, पीछे होगा। इंद्रधनुष अगर हमारे पीछे है, तो सूर्य कहाँ है, आगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कहाँ बनते हैं, विपरीत बनती है। ये छोटी सी घटना है इंद्रधनुष के बारे में, और ये विक्षेपण की घटना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं वायुमंडल के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन, कि जो हमारे वायुमंडल है, वातावरण है, इसमें प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। और अब हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे जो प्रकाश है सूर्य से निकलता है, तो जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर धूल के कण, धुआं, रेत के कण या अशुद्धियों के कारण जो माध्यम है, वो माध्यम कैसा हो जाता है, सघन माध्यम हो जाता है। जबकि अगर प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है, वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो वो कैसा है, विरल माध्यम है। तो जब सूर्य प्रकाश, जब सूर्य
का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म कणों, धुआं तथा अशुद्धियों के कारण अपवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्य का जो प्रकाश है जैसे ही अपने वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल, धुआं, इन रेत के कणों के कारण ये अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तन का कारण मैंने आपको बता ही दिया कि सूर्य से प्रकाश सतत रूप से विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सरल से विघन में ये चलता रहता है, माध्यम में आता है या फिर क्या हो जाता है, बहता रहता है, अपवर्तित होता रहता है। तो सीधी बात है, जब माध्यम चेंज होंगे तो ये प्रकाश का क्या होता जाएगा, अपवर्तन होता जाएगा। अब इस जो वायुमंडल में अपवर्तन होता है, इस अपवर्तन के कारण हमारे वायुमंडल में कुछ घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहली जो घटना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। अपन ने देखा है कि हमको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है कि तारे टिमटिमाए। ये घटना किसकी है? अपवर्तन की घटना है। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश वायुमंडल में क्या करता है, फिर अपवर्तन के कारण प्रवेश करता है तो तारे अपन को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जैसे ये तारे हैं, ये कोई तारा है और ये तारा क्या करता है, यहां पर अपन इसको देख पा रहे हैं, ये अपनी आंख है, यहां से अपन इसको देख रहे हैं। तो हमको पता है कि जो तारे से जो प्रकाश आता है वो हमारे वायुमंडल में अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तन के कारण सीधा तो आता नहीं है, थोड़ा क्या हो जाता है, अपवर्तित होता है, क्योंकि जब माध्यम चेंज होता है सरल माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो ये, अब हमको ये है यहाँ पर है, दिख यहाँ रहा है अपवर्तन के कारण, लेकिन हमको दिखना कहाँ चाहिए था, ये दिखेगा हमको यहाँ पर, यानी इसका जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा यहाँ पर। क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ये प्रतिबिंब। अब इसमें हम जैसे जैसे प्रकाश ऊपर से नीचे तक बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएगा तो अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रकाश नीचे आएगा अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा, अपवर्तन बढ़ता जाएगा, जिसके कारण हमको जो तारा है उसकी आभासी स्थिति दिखाई देती है, यानी जहां पर तारा है वहां पर नहीं दिखाई देता, उसकी आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो दूसरी जगह पर दिखाई देता है। ठीक है, अब ये स्थिति जब लगातार चलती रहती है तो यहाँ पर जो वायुमंडल है वो विभिन्न परतों का बना होता है। अब ये जो विभिन्न परतें हैं इनका घनत्व भी अलग है और तापमान भी अलग है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं और उनका तापमान भी अलग अलग है। तो उसके कारण तारे अपनी आभासी स्थिति में अपन को क्या है, बार बार नजर आते हैं और ये आभासी स्थिति चेंज होती रहती है, क्योंकि जो परतें हैं उनका घनत्व भी अलग है, तापमान भी अलग है, तो इसकी आभासी स्थिति चेंज होती रहती है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ दिखाई देगी, कभी इधर दिखाई देगी। तो इस स्थिति में अपन को ये तारे ऐसे झिलमिल झिलमिल, क्योंकि कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो अपन को ऐसे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये घटना भी किसकी, अपन की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब अपन बात करते हैं दूसरी घटना। दूसरी घटना है सूर्योदय तथा सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त में परिवर्तन अपन मान लेते हैं कि सूर्य तथा सूर्यास्त में अपन को क्या होता है, विलंब होता है या परिवर्तन होता है। तो सूर्योदय तो हमको क्या दिखाई देता है पहले,
और सूर्यास्त बाद में। अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त नजर दिखाई देता है। सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय हुआ नहीं, उससे पहले तो अपन को दिखाई हो गया, यानी क्षैतिज का जो क्षैतिज है अपने, या जहां पर आकाश और जमीन दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं क्षैतिज। तो क्षैतिज से निकला भी नहीं अभी तक तो उस स्थिति से पहले ही अपन को वो क्या आ जाता है, नजर आने लग जाता है। तो उस स्थिति को समझें अगर अपन, तो उसमें होता क्या है कि मान लो ये पृथ्वी है, क्या है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये है, यहां पर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, और यहां पर है क्षैतिज, ये क्षैतिज है, यहां से सूर्य निकलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी सूर्य तो यही है, कहां है, सूर्य तो यही है, तो हमको क्या होता है कि यहां से ये अपवर्तन की घटना है। जैसे ही प्रकाश की किरण यहां से आती है तो ये अपवर्तन के कारण थोड़ी सी झुक जाती है और हमको सूर्य पहले ही दिखाई देने लग जाता है। और ये दिखाई कहां देगा, आभासी स्थिति, ये दिखाई देगा यहां पर। कहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा। तो सूर्य की आभासी स्थिति, आभास होता है जबकि हुआ नहीं है। अपवर्तन के कारण अभी सूर्य तो निकला भी नहीं है, उससे पहले ही हमको उसका क्या हो जाता है, आभास हो जाता है अपवर्तन के कारण। ठीक है ना। तो ये स्थिति है दूसरी वायुमंडलीय अपवर्तन की, कि सूर्य और ये जो अंतर होता है ये होता है 2 मिनट का। कितना होता है, 2 मिनट। 2 मिनट पहले हमको सूर्योदय दिखाई दे जाता है, 2 मिनट बाद तक सूर्यास्त जब हो जाता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो ये अगली घटना है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त में परिवर्तन होता है इस अपवर्तन की घटना के कारण। ठीक है ना। वास्तविक सूर्योदय, वास्तविक तो अभी क्षैतिज से क्या है, निकला ही नहीं है, क्षैतिज के नीचे ही, ये वास्तविक है। और ये क्या है, आभासी, आभासी, आभासी सूर्य। ठीक है ना। तो ये आप समझ पाए होंगे दोनों स्थितियां। इन्हीं घटनाओं के कारण, ये अपने दोनों कारण होते हैं, तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय सूर्यास्त में परिवर्तन। अब प्रकाश की एक अलग घटना है, उसको अपन अध्ययन करते हैं, और वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है किसी भी किरणों का फैलना, प्रकाश का फैलना। कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म कण, धुआं, धूल के कारण अधिकांश प्रकाश फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। जब वायुमंडल में आते हैं धूल हो, धुआं के कण हो, सूक्ष्म कण, परमाणु हो, उनके कारण जो प्रकाश है उस क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब दूसरी बात आती है प्रकीर्णक। वे सभी कारक जो प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, यानी चाहे धूल हो, धुआं के कण हो, परमाणु हो, सभी प्रकीर्णक कहलाते हैं, जो प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। अब यहाँ पर अपन को जो अपन के चैप्टर के अंतर्गत है कुछ घटनाएं हैं, तो प्रकीर्णन की घटना कौन कौन सी घटना है। तो पहली घटना तो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा है टिंडल प्रभाव।
ठीक है। तीसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल प्रतीत होता है। ठीक है। इसके बाद में एक घटना और है, जैसे गहरे समुद्र का रंग। ये क्या है? गहरे समुद्र का रंग। ये कुछ है प्रकीर्णन की घटनाएं हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव है। सूर्योदय का सूर्यास्त के समय रक्ताव प्रतीत होता है। गहरे समुद्र का रंग है। अब इसमें से अपन इन घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। आकाश का रंग नीला अपन को क्यों दिखाई देता है? ये चीजें अपन ने पहले भी पढ़ी हैं और आपको आसानी से ये समझ भी जाते हैं अपन कि जब यह सूर्य का प्रकाश, अपन पहली घटना की बात करते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, और यहीं पर अपन समझेंगे कि प्रकीर्णन जब विक्षेपण होता है तो लाल रंग क्यों कम झुकता है और बैंगनी रंग क्यों अधिक झुकता है। तो जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये जो सूक्ष्म कण हैं, धूल धुआं हैं, परमाणु हैं, इनके कारण जो प्रकाश है उसका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। और उस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तरंग दैर्ध्य कम, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, प्रकीर्णन ज्यादा होता है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसका क्या होता है? कम होता है। तो अब आपको पता है कि जब सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य यहाँ पर है वो होती है किसकी कलर की करण? नीले कलर की। जो हमको ऊपर से अपन देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। सबसे ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकाश है ये बहुत जल्दी, ये कण है इनके कारण प्रकीर्णित हो जाता है, वहीं फैल जाता है। इसलिए अपन जब देखते हैं तो हमको आकाश नीला ही नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकीर्णित प्रकाश है वही हमारी आंखों के अंतर्गत दिखाई देता है। तो हमको आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। क्यों? क्योंकि जो हमारी आंखों के अंदर जो प्रकाश आया है वो नीले कलर का आया है। इन प्रकीर्णक के द्वारा उसको प्रकीर्णित किया गया है। अब बात करते हैं हम टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव भी यही है, जब ये श्वेत प्रकाश इन सूक्ष्म कण, धुआं, धूल, इनके कारण हमको क्या एक किरण के रूप में दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है। ये अपन 9th में भी अपन ने पढ़ा है, तो यहाँ पर इतनी समझने की ज्यादा दिक्कत नहीं है और अपने ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। ठीक है। टिंडल प्रभाव जैसे ये अपन ने कभी रूम में या फिर कहीं पर देखा होगा कि, या फिर अपन कहीं घने जंगल में तो बहुत बड़े बड़े पेड़ है, तो उनसे सूक्ष्म छिद्रों से रूप में प्रकाश हमको नजर आता हुआ दिखाई देता है, किरण के रूप में दिखाई देता है। और वो दिखाई किसके कारण दिया था? सूक्ष्म कण, धूल, धुआं, धूल के कारण। अगर ये नहीं होते तो ये दिखाई नहीं देता। तो वो ये जो प्रकीर्णक हैं, ये इसके प्रकीर्णक करते हैं प्रकाश को। तो ये घटना है प्रकाश के प्रकीर्णन की। अगला है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है तो अपन को क्षैतिज में पूरा लाल लाल दिखाई देता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है तो भी क्षैतिज में अपन को लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पर वही सेम घटना है कि जो तरंग दैर्ध्य है, जिसकी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब हमको पता है क्षैतिज बहुत दूरी पर है, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा किस कलर का? नीले कलर का। अब नीले का होगा तो नीला तो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो वहीं फैल जाएगा, पहुंच ही नहीं पाता हमारी आंखों तक, तो ये तो हमारे तक आता नहीं है। जबकि अगर अपन बात करें लाल कलर की, तो सबसे अधिक होती है लाल कलर की। जो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वो लाल कलर की है। तो ये लाल कलर ही
हमारी आंखों तक पहुंचता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, नाम मात्र का होता है, तो ये आसानी से हमारी आंखों तक हो आ जाता है। लेकिन अगर इसका प्रकीर्णन हो जाता है तो ये वहीं फैल जाता है और हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए ये आंखों तक आता है, बाकी और कलरों का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए अपन को सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, रक्ताव प्रतीत होता है, तो इसमें घटना है तरंग दैर्ध्य की। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे वायुमंडल नहीं होता, हम अगर ऐसी बात करें कि हमारे वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता, तो अगर वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता तो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता, काला। क्या दिखाई देता, काला, क्योंकि किसी का जो रंग है अपना, जितने भी कलर हैं अपने स्पेक्ट्रम है, उन विक्षेपण है, उनका प्रकीर्णन होता ही नहीं। और जब जहां पर कोई कलर नहीं होता वहां कौन सा कलर होता है, काला होता है। सभी रंगों की अनुपस्थिति है काला, तो काला दिखाई देता। या अगर अपन बात करें अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष से अगर अपन आकाश को देखें तो भी हमें जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल है ही नहीं, और जब वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकीर्णन की घटना होगी ही नहीं, और प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी तो आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है। एक और घटना के बारे में बात कर लेते हैं अपन, कि अपन सिग्नलों के रूप में हमेशा रेड कलर जो खतरे का निशान है उसी को लाल कलर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह है कि और कलरों का तो प्रकीर्णन हो जाता है और अधिक दूरी तक नहीं जा पाते, लेकिन इसकी अधिक तरंगदैर्ध्य होने के कारण इसका प्रकीर्णन नहीं होता है और ये हमें अधिक दूरी तक दिखाई देता है। ठीक है ना। ये कुछ घटनाएं थी प्रकाश के प्रकीर्णन की। अब आप इनको आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है। तो आप इनको निरंतर अभ्यास करते रहिए। ये बहुत जो प्रकीर्णन की घटनाएं ये छोटे छोटे सवालों के रूप में पूछ ली जाती हैं। ठीक है ना। तो ये अपना रिवीजन रहा आज का। परीक्षाएं नजदीक हैं तो रिवीजन आपका होता रहना चाहिए, और आप प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करो। अपने छुट्टी गैप भी है एग्जामों के अंतर्गत, तो अपन अभ्यास करते रहो, निरंतर अभ्यास करते रहो। और जो भी कमेंट समस्या है अपन को कमेंट में करके बताओ, और अपने दोस्तों यारों को वीडियो शेयर करते रहो ताकि वो भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर लें। हाँ? और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। ठीक है। यही प्यार है हमारा, यही बनाए रखो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट रिवीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।